बिग सोचो में खुशामदीद। 10 मार्च 1959 का दिन और तिब्बत के दारुल हुकूमत लासा में फैली बेयकीनी की कैफियत। अल सुबह ही शहर के मरकज़ में वाक़या पोर्टला पैलेस को सैकड़ों लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। देखते ही देखते ये तादाद हज़ारों में पहुंच गई और पूरे शहर की गलियां और बाजार लोगों से भर गए। इन बुद्धिस्ट लोगों का शहर में जमा होने का एक ही मकसद था, यानी पोर्टला पैलेस में मौजूद अपने सुप्रीम लीडर दलाई लामा की हिफाजत करना और चीनी हुकूमत की तरफ से दलाई लामा की मुमकिन गिरफ्तारी या अगवा को रोकने के लिए मज़ाहमत करना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई चीन दलाई लामा को गिरफ्तार करना चाहता था, और अगर ऐसा था तो इसकी वजह क्या थी? आखिर चीन के लिए तिब्बत और दलाई लामा का मनसब इतना हसास क्यों है? आइए जानते हैं। मैप पर चीन के जनूब मगरिब में हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में घिरे और सतह समंदर से 14,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत का लैंडस्केप इंतहाई खूबसूरत वादियों, दरियाओं, झीलों, आबशारों और पहाड़ों से मुज़य्यन है। जगराफियाई एतबार से तो तिब्बत चीन का हिस्सा है, लेकिन सियासी एतबार से मेनलैंड चाइना से इसका स्टेटस थोड़ा मुख्तलिफ है और इसे ऑटोनोमस रीजन यानी एक खुद मुख्तार इलाके की हैसियत हासिल है। अगरचे चंद महदूद इख्तियारात के साथ ये ऑटोनोमस स्टेटस चीन के कुछ दूसरे सूबों यानी सिंकियांग, नेंगशिया, इनर मंगोलिया और क्वांजगी को भी हासिल है। लेकिन आलमी सतह पर जितनी डिबेट, बहसो मुबासा तिब्बत को लेकर होता है, वो चीन के किसी दूसरे ऑटोनोमस रीजन को लेकर नहीं होता। आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी मुख्तसर तारीख पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, सदियों से तिब्बत चीनी और मंगोल सल्तनतों के ज़ेर असर रहा। 1912 में सिन्हाई रेवोल्यूशन के नतीजे में चिन डायनेसिटी के इख्तिताम और रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ROC के क़याम के साथ तिब्बत की कौम परस्त फ़ौज ने चीनी अफवाज को तिब्बत से निकाल बाहर किया और तिब्बत के आज़ाद रियासत होने का ऐलान कर दिया। 1949 में कम्युनिस्ट लीडर माओ ज़ेडुंग की क़यादत में ROC हुकूमत के खात्मे के साथ रिपब्लिक ऑफ चाइना का क़याम अमल में आया। मुख्तलिफ डाइवर्सिटीज़ और हर किस्म के मजहबी और कौम परस्त रुझानात के सख्त मुखालिफ माओ ने ऐलान किया कि तिब्बत हमेशा से चीन का हिस्सा था, इसलिए वो तिब्बत को दोबारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बनाएंगे। सितंबर 1950 में चीनी हुकूमत ने तिब्बत के ऑफिशियल्स को इसकी हैसियत मुतय्यन करने के लिए मुज़ाकरात की दावत दी, जिसे तिब्बतन रहनुमाओं ने ठुकरा दिया। अगले माह यानी अक्टूबर 1950 में पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के लगभग 80,000 ट्रूप्स ने तिब्बत में दाखिल होकर मुतअद्दिद शहरों का कंट्रोल संभाल लिया। इस हंगामी सूरत हाल में रियासत के सरबराह की खाली पोजीशन को पुर करने के लिए 15 साला 14वें दलाई लामा को तिब्बत का हेड ऑफ स्टेट बना दिया गया। 1951 में एक बार फिर चीन की दावत पर तिब्बत का एक वफद बीजिंग में मुज़ाकरात के लिए पहुंचा, जहां चीन और तिब्बत के वफूद के दरमियान 17 नुकाती मुआहिदा तय पा गया। इस मुआहिदे में तिब्बत को चीन की टेरिटरी के अंदर रहते हुए एक ऑटोनोमस रीजन का स्टेटस दे दिया गया और तिब्बत एक अलग और आज़ाद रियासत के मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो गया। मुआहिदे में ये नुकात भी शामिल थे कि चीन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, कल्चर और मज़हब को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देगा और तिब्बत के पॉलिटिकल सिस्टम और दलाई लामा के इख्तियारात में कोई रद्दो-बदल नहीं करेगा। बज़ाहिर सब अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन हकीकत में बहुत कुछ ऐसा था जो मंजर आम पर नहीं था। 1951 से 1959 के दरमियान अमेरिकन CIA और इंडियन IP यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो तिब्बत के फ्रीडम फाइटर्स और गोरिल्ला वॉरियर्स को भारत के हिमालयाई रीजन में तरबियत देकर तिब्बत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ झड़पों और गोरिल्ला हमलों में इस्तेमाल करने लगी। 1959 में इन वाक़यात में तेज़ी आने लगी। हर गुजरते दिन तिब्बत और लासा में सियासी कशमकश और तनाव की सूरत हाल में इजाफा होता रहा और बिल आखिर 9 मार्च 1959 के दिन लासा को पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना ने मुकम्मल तौर पर घेर लिया। ये वही दिन था जब तिब्बत के लोगों को ये महसूस हुआ कि चीनी हुकूमत दलाई लामा को गिरफ्तार करना चाहती है। दलाई लामा की हिफाजत की खातिर लोगों ने पोर्टला पैलेस को हिफाजती हसार में लेकर एहतजाज शुरू कर दिया। चीन मुखालिफ जज्बात से भरे ये मुजाहरे बड़ी तेज़ी से बगावत की शक्ल इख्तियार करने लगे। मुजाहिरीन में मौजूद CIA के तरबियत याफ्ता फ्रीडम फाइटर्स और पीपल लिबरेशन आर्मी के दरमियान तसादुम में शिद्दत आती गई। सूरत हाल संगीन हुई तो दलाई लामा अपने करीबी मामलीन के मशवरे पर ख़ानदान के चंद अफराद के साथ 17 मार्च 1959 को भेस बदलकर पोर्टला पैलेस लासा से फ़रार हो गए।
चीनी अफवाज ने दलाई लामा को ढूंढने और उनका ताक़ुब करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। 26 मार्च 1959 को दलाई लामा ने भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश के ट्वांग बॉर्डर पर पहुंचकर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू से सियासी पनाह की दरख्वास्त कर दी, जिसे पंडित नेहरू ने कबूल कर लिया। दूसरी तरफ लासा में बदतरीन क्रैकडाउन और ताकत का इस्तेमाल जारी रहा। झड़पों में चीनी अफवाज के सैकड़ों सिपाही, जबकि तिब्बत के हज़ारों मुजाहिरीन और फ्रीडम फाइटर जान से गए। यूं बगावत को बेदर्दी से कुचल दिया गया। 28 मार्च 1959 को चीन ने मुकम्मल तौर पर लासा का कंट्रोल संभाल लिया। दलाई लामा की सुप्रीम काउंसिल कशाज और तिब्बतन हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। 29 अप्रैल 1959 को दलाई लामा ने भारतीय शहर धर्मशाला में CTA यानी सेंट्रल तिब्बतन अथॉरिटी या गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन इंडिया की बुनियाद रखी और वो गुज़िश्ता 65 बरस से इसके सरबराह हैं। दोस्तों, तिब्बत और दलाई लामा से मतल्लिक ये तनाज़ा सिर्फ मौजूदा दलाई लामा तक महदूद नहीं, बल्कि ये मामला मुस्तकबिल करीब में नए दलाई लामा के इंतखाब से भी जुड़ा है। मौजूदा दलाई लामा इस वक्त 89 बरस के हैं और किसी भी वक्त उनकी वफ़ात के बाद अगले दलाई लामा की सिलेक्शन का मरहला दरपेश होगा। एक तरफ जहां चीन अपना हमायती याफ्ता दलाई लामा लाने पर काम कर रहा है, तो दूसरी जानिब अमेरिका चीन को इस मामले से मसलसल दूर रखने की कोशिशों में है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर बात करने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि दलाई लामा का मनसिब आखिर होता क्या है और माजी में दलाई लामा की सिलेक्शन कैसे की जाती रही है। लफ्ज़ दलाई लामा का मतलब है ओशियन ऑफ विजडम, यानी इल्मो हिकमत का समंदर। ये तिब्बत की बुद्ध मत कम्युनिटी में सबसे बड़ा रूहानी मनसिब है। तिब्बतन बुद्धिज़्म में मजहबी पेशवाओं की हिरार्की में सबसे नीचे आम फॉलोअर्स को मॉन्क्स या नन्स कहा जाता है। मैरून या ज़ाफ़रानी रंग में मलबूस मेल फॉलोअर्स मॉन्क्स, जबकि फ़ीमेल फॉलोअर्स नन्स कहलाती हैं। ये स्टेटस इन अफराद के लिए मखसूस है जो अपनी तमाम ज़िंदगी बुद्धा की तालीमात को फैलाने और इस पर अमल करने के लिए वक्फ कर देते हैं। इससे ऊपर हाइलामास, फिर तुलकोस और फिर कराम्पास के मनासिब हैं, जो मुख्तलिफ लेवल्स पर बुद्ध मत खानकाहों के सरबराहों वगैरह के लिए मखसूस हैं। जबकि इनसे ऊपर पंचन लामा का मनसब होता है, जो हिरार्की में दलाई लामा के बाद दूसरा सबसे बड़ा मनसब है। नए दलाई लामा की तलाश और सिलेक्शन में सबसे अहम किरदार इसी पंचन लामा का होता है। इसके अलावा हुकूमती अमूर में दलाई लामा के मातहत एक सुप्रीम गवर्निंग कौंसिल भी होती है, जिसे कशाज कहा जाता है। ये तमाम अहम अमूर पर फैसले दलाई लामा, पंचन लामा और यही सुप्रीम कौंसिल मिलकर करते हैं। लेकिन किसी भी मामले पर हतमी इख्तियार बिलाखिर दलाई लामा के पास ही हुआ करता है। हिंदुइज़्म और जैनिज़्म की तरह बुद्धिज़्म में भी रीइंकारनेशन यानी दूसरे जन्म का या दोबारा जन्म लेने का तसव्वुर पाया जाता है। यानी इनके मुताबिक जब एक इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसकी रूह किसी नए रूप में दोबारा जन्म लेती है। ये तसव्वुर दलाई लामा की पोजीशन को लेकर और भी हसास हो जाता है। सदियों से चली आ रही रवायत के मुताबिक दलाई लामा अपने जानशीं की सिलेक्शन के लिए मुख्तलिफ निशानियाँ, हिंट्स और इलाकों का तयन कर देता है, जिनको सामने रखते हुए नए दलाई लामा का इंतखाब करना होता है। जब एक दलाई लामा का इंतकाल हो जाता है तो हाई लामास पर मुश्तमिल एक सर्च टीम इन इलाकों में जाकर नए जन्म लेने वाले बच्चों का पता चलाती है और इन बच्चों में पिछले दलाई लामा के ट्रेड्स या खसूसियात तलाश करने की कोशिश करती है। जो बच्चे इन खसूसियात पर पूरा उतरते हैं उन्हें कुछ अरसा लासा में बुद्धिस्ट तरबियत गाहों में रख कर उनकी वैल्यूएशन की जाती है। चंद बुनियादी आजमाइशों, मजहबी पेशवाओं की मशावरत, मुख्तलिफ रसूमात की अदायगी और पंचन लामा की हिदायत की रोशनी में नए दलाई लामा का इंतखाब अमल में लाया जाता है। 18वीं सदी के अख्ताम पर चिन डायनेसिटी ने तिब्बत पर कंट्रोल मजबूत करने के लिए 29 आर्टिकल आर्डिनेंस नाफिज किया। इस आर्डिनेंस में जहां तिब्बत के इंतज़ामी मामलात को लेकर नए तरीक़ेकार वज़े हुए, वहीं हाई लामाज, पंचन लामा और दलाई लामा के तरीक़े इंतखाब पर कंट्रोल रखने के लिए एक नई रवायत यानी गोल्डन अर्न के इस्तेमाल की रवायत शुरू हुई। ये गोल्डन अर्न पीतल से बना एक प्याला नुमा बर्तन है जो चिन डायनेसिटी के मातहत तिब्बतन अथॉरिटी की मलकियत में था। सर्च टीम और पंचन लामा के शॉर्टलिस्ट किए हुए नामों में अगर किसी नाम पर इत्तफाक ना हो पाता तो हुकूमत की तरफ से इन सब कैंडिडेट्स के नाम गोल्डन अर्न में रख कर
قراندازی کے ذریعے انتخاب عمل میں لایا جاتا تھا۔ اب تک درجنوں ہائی لاماز، 2 پنچن لاماز اور 1 دلائی لاما کا انتخاب اسی طریقے سے ہو چکا ہے۔ چین ڈائناسٹی کے اختتام کے بعد 1912 سے لے کر 1951 تک گولڈن ان مکمل طور پر تبت میں موجود تبتن اتھارٹی کی ملکیت میں رہا، لیکن اس پر نئی چینی حکومت یعنی ROC کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا۔ 1951 میں تبت کے چین میں ضم ہو جانے کے بعد گولڈن ان ایک بار پھر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے کنٹرول میں چلا گیا۔ دوستو، گولڈن ان وہ پہلا ٹرمپ کارڈ ہے جسے چین مستقبل میں اپنا دلائی لاما لانے کے لیے استعمال کرے گا، جبکہ چین کے پاس ایک دوسرا ٹرمپ کارڈ بھی ہے جسے وہ اگلے دلائی لاما کے انتخاب پر اثر انداز ہونے کے لیے ضرور استعمال کرے گا۔ وہ ٹرمپ کارڈ ہے موجودہ پنچن لاما۔ لیکن یہ موجودہ پنچن لاما کون ہے اور وہ کیوں کر چین کی حمایت کرے گا، یہ معاملہ بھی انتہائی دلچسپی کا حامل ہے۔ سال 1989 میں 10ویں پنچن لاما کے انتقال کے بعد 14 مئی 1995 کے دن دلائی لاما نے دھرم شالہ میں بیٹھ کر تبت سے 11ویں پنچن لاما کے لیے جس 6 سالہ بچے کا انتخاب کیا، 2 دن بعد وہ اور اس کا خاندان لاپتہ ہو گئے، جن کا برسوں گزرنے کے بعد آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ سینٹرل تبتن اتھارٹی چینی حکومت کو اس اغوا کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ دلائی لاما اور تبتن اتھارٹی اسی بچے کو موجودہ پنچن لاما مانتے ہیں اور ہر سال اس کی یاد بھی مناتے ہیں، جبکہ دوسری طرف دسمبر 1995 میں چینی حکومت نے تبت میں موجود بدھسٹ ایسوسی ایشن آف چائنا اور گولڈن ان کا استعمال کر کے اپنا پنچن لاما تعینات کر دیا، جسے دلائی لاما اور اس کے فالورز متنازع قرار دیتے ہیں اور نہیں مانتے۔ گزشتہ 15 برس سے یہ چینی حمایت یافتہ پنچن لاما چین کی پولیٹیکل ایڈوائزری باڈی چائنیز پیپلز پولیٹیکل کنسلٹیٹیو کانفرنس کا رکن بھی ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو اس وقت 2 پنچن لاما ایگزسٹ کر رہے ہیں، اگر پہلے والا زندہ ہے تو۔ دوستو، چین کے بڑھتے ہوئے ریجنل اور گلوبل انفلوئنس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے امریکہ دوسرے کئی معاملات کی طرح اس معاملات کو بھی چین کے خلاف ایک جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اس تنازع کی بنیاد پر امریکہ نہ صرف چین پر مستقل دباؤ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ بعض چینی اتھارٹیز اور اداروں پر سیاسی اور غیر سیاسی نوعیت کی پابندیاں بھی امپوز کرتا آیا ہے۔ سال 2023 میں امریکی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے ریزالو تبت ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت امریکہ نے چین اور دلائی لاما کے درمیان تبت کے مسئلے کا جامع حل نکالنے کے لیے مذاکرات پر زور دیا۔ اس ایکٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ تبت کے لوگوں کی مذہبی آزادی، سیلف ڈٹرمنیشن کے ساتھ مکمل طور پر کمیٹڈ ہے اور ہر فورم پر تبت کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ چین ان تمام امریکی پریشرز کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ یہ معاملہ چین کا خالصتاً اندرونی معاملہ ہے اور صدیوں سے تبت چین کا انٹیگرل اور ساورن پارٹ ہے۔ چین سمجھتا ہے کہ دلائی لاما ایک علیحدگی پسند رہنما ہے، وہ چین کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف ایک چیلنج ہے، لہٰذا چین اپنے اندرونی معاملات میں کسی بھی قسم کی بیرونی ڈکٹیشن قبول نہیں کرے گا۔ ادھر دلائی لاما نے اپنے جانشین کے لیے جن سائنز اور سمپٹمز کو واضح کیا ہے، ان کے مطابق اگلا دلائی لاما تبت سے باہر کسی آزاد ملک میں پیدا ہوگا۔ دلائی لاما کے مطابق آئندہ دلائی لاما کا انتخاب جمہوری طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کی چینی مداخلت ناقابل قبول ہوگی، لہٰذا چین اس معاملے سے خود کو دور رکھے۔ واضح رہے کہ 2004 میں ٹائم میگزین کو انٹرویو میں وہ یہ بھی کہہ چکے کہ یہ تبت کے لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ میرا جانشین منتخب کرتے بھی ہیں یا نہیں، اور اگر حالات کے مطابق ضرورت نہ ہو تو وہ آخری دلائی لاما بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سارے معاملے کا ایک اور حیرت انگیز پہلو منگولین بدھزم سے بھی جڑا ہے۔ منگولین بدھزم کے روحانی سربراہ کے منصب کو جیسن دامبا کوتوتو کہا جاتا ہے، لیکن یہ منصب اوورآل بدھسٹ ہیرارکی میں دلائی لاما اور پنچن لاما کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ 2016 میں دلائی لاما نے جس بچے کو 10ویں جیسن دامبا کے طور پر منتخب کیا وہ امریکن نیشنل ہے۔ اگرچہ اس بچے کے والدین کا تعلق منگولیا کی بدھسٹ کمیونٹی سے ہے، لیکن قیاس آرائیاں یہ بھی ہیں کہ ممکنہ طور پر اگلے دلائی لاما کے انتخاب میں اس امریکی بچے کا اہم کردار ہوگا۔ بہرحال ایک امریکی شہری کا اس طرح بدھسٹ ہیرارکی میں آ جانا مستقبل میں کسی اہم جیو پولیٹیکل پیش رفت کا باعث ہو سکتا ہے۔ دوستو، اب تک کی صورتحال سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ مستقبل قریب میں پہلی بار چینی حمایت یافتہ اور
دلائی لاما کی CTA کے حمایت یافتہ 2 دلائی لاماز تبت کے روحانی سربراہوں کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں اور یہ معاملہ مزید متنازع ہو سکتا ہے۔ اس تنازع پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔